गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और जैसा मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में। चलो मैं इस चैप्टर को बड़ा आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर जब मुझे कभी नहीं आया तो तुम लोगों को तो फटाफट आ जाएगा। अबे क्या बात कर रहे हो, मुझे भी आया तुम्हें भी आया, जब मुझे आ गया तो तुम्हें तो पक्का आ जाएगा, मैं तो ढोर था। चलो तो गाइस सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है एक बार रिवाइज करते हैं। जब कभी भी हमारे पास में कोई सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल अपने पास में कोई गैस है, भाई हमारा गैस सिस्टम हो गया क्योंकि हमको गैस के ऊपर काम करना है। तो गैस का जो मॉलिक्यूल होगा, गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो हो सकता है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, मतलब उसके पास में ट्रांसलेशन एनर्जी होगी। आप फिजिक्स में पढ़ोगे जब भी कोई चीज ऐसे स्ट्रेट आगे बढ़ती है, ऐसी जैसे मैं चल रहा हूं, वो ट्रांसलेशन एनर्जी उसको बोलते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल अपने ही पोजीशन ऐसा कर रहा है तो उसके पास में वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। कोई अगर मॉलिक्यूल ओहो हो ओहो हो ओहो हो ऐसा कर रहा होगा तो उसको चक्कर आ गए रे, उसको बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। एक मॉलिक्यूल और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के बीच में वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो। फिर देन उसके बाद दो मॉलिक्यूल्स या एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड होगा एटम्स के बीच में। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम्स को जोड़ के, तो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। तो ढेरों टाइप की एनर्जी, अनगिनत टाइप की एनर्जी एक सिस्टम के अंदर हो सकती है। उस सिस्टम की टोटल एनर्जी, मतलब आप उस मॉलिक्यूल के पास में दुनिया भर की जितनी एनर्जी है अगर आप सबका सम कर दो तो बन जाएगी इंटरनल एनर्जी, जो हमारे काम की चीज है। इंटरनल एनर्जी एक तरीके का स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी। इनिशियल इंटरनल एनर्जी उस गैस की और फाइनल इंटरनल एनर्जी जो होगी उस गैस की, इसकी वैल्यू सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगी, इनिशियल पे और फाइनल पे। इनिशियल से फाइनल कैसे हुई उस पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये किस रास्ते से इनिशियल से फाइनल हुआ, यानी इनिशियल से वैल्यू बढ़ के फाइनल हो गई या इनिशियल से वैल्यू घट के फाइनल हो गई, हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल से लेना देना है। हमको कैसे हुई उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब ये स्टेट फंक्शन है। और हम एक बात और सीख कर आए थे कि जो स्टेट फंक्शन होता है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इट कैन नेवर बी मेजर्ड। समझ गए? तो इंटरनल एनर्जी आपको क्लियर है। अगर इतनी बातें आप लोगों को पता है और आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ओ मतलब तुम्हें पता है, ओ बहुत अच्छा। चलिए तो अब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स को समझ चुके हो, आप ये जान चुके हो कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ाई करेंगे। एक इंटरनल एनर्जी कैसे इनिशियल से फाइनल की तरफ जाती है उसकी बात करेंगे। तो गाइस इंटरनल एनर्जी एक तरीके का स्टेट फंक्शन है। अब सवाल यह आता है कि इंटरनल एनर्जी इनिशियल से फाइनल कैसे हुई, क्योंकि जब आप इंटरनल एनर्जी पता करोगे तो ये तो स्टेट फंक्शन है, ये आपको पाथ कभी नहीं बताएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया तो आया कैसे। और किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव दो चीजों से आता है, एक वर्क और एक हीट। मेरी बात समझने की कोशिश करना। थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आता है वो दो चीजों की वजह से आता है, एक वर्क,
एक पाथ। कैसे, मैं आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, इस बार फिर एक बार बात कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जब आप किसी सिस्टम को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी में बदलाव। आपका सिस्टम हीट रिलीज कर दे, उसके टेम्परेचर में घटाव आएगा, इंटरनल एनर्जी में बदलाव। आपके सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए, जैसे मैं इस सिस्टम को धक्का दूं तो मैं इस सिस्टम, इस बोर्ड के ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव। कोई मुझे धक्का दे रहा हो तो वर्क इज डन ऑन मी, मेरे ऊपर वर्क किया जा रहा है, मेरे को कोई धक्का मार रहा है, तो वर्क इज डन ऑन मी ऑन द सिस्टम, तो भी इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा। किसी सिस्टम में तुम मैटर ऐड कर दोगे तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा। मैटर निकाल दोगे, मैटर यानी कि सब्सटेंस, क्वांटिटी गैस की बढ़ा दी तो इंटरनल एनर्जी में बढ़ जाएगी। और कभी तुमने गैस निकाल दी सिस्टम में से, जो पहले गैस थी उसमें से अब गैस कम कर दी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये तीन तरीके, मैटर, वर्क और हीट, इंटरनल एनर्जी में बदलाव कर सकते हैं। वर्क, हीट और मैटर इंटरनल एनर्जी में बदलाव ला सकते हैं। और अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ जरूर सकते हैं, लेकिन हमें पहले यह देखना होगा कि हीट क्या है, वर्क क्या है और कैसे कैसे ये एक सिस्टम के अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव ला सकता है। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास में? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हीट एंड वर्क, और हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस प्रकार हीट एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव ला सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आप लोग तैयार हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हीट की। नाउ गाइस, व्हाट इज हीट? पिछले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चे ने पूछा था, सर हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? अभी पता चल जाएगा। व्हाट इज हीट? हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक प्रकार का एनर्जी है, ये एक प्रकार की एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेयर एज टेम्परेचर इज अ यूनिट। टेम्परेचर क्या है? एक यूनिट है। टेम्परेचर एक यूनिट है यूज्ड टू मेजर द हीट। मतलब एग्जैक्टली हीट को मेजर करने के लिए टेम्परेचर नहीं यूज करते, हीट की अलग यूनिट होती है। हीट एक प्रकार की एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। तो हीट की यूनिट भी जूल्स होगी। हीट की यूनिट भी क्या होगी? जूल्स ही होगी। लेकिन कैलोरी, जूल्स, तो आप हमेशा ध्यान रखना, हीट की जो यूनिट होती है इसकी यूनिट जूल्स हो सकती है या कैलोरी हो सकती है। लेकिन एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये मैं हूं या ये एक सिस्टम है, मैंने सिस्टम को आग पे रख दिया, मैंने सिस्टम को आग में रख दिया, तो आग से गर्मी यानी हीट इस सिस्टम को मिलेगी। तो मान लो पहले यह सिस्टम 25 डिग्री सेल्सियस पर था। आग के ऊपर रखने की वजह से, जब आपने इसको आग के ऊपर रख दिया, जैसे आप घर पे खाना बनाते हो तो कढ़ाई या तवा आप गैस पर रखते हो तो गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो आप मेजर काय में कर रहे हो? शुरू में 25 डिग्री है, अब गर्म होके वो 100 डिग्री पर चला गया। तो टेम्परेचर क्या किया जाता है? टेम्परेचर आप यूज करते हो पता लगाने के लिए कि हीट में कितना चेंज आया, या सिस्टम ने कितनी हीट ली, या सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब करी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर और हीट को कभी कंपेयर मत करो। टेम्परेचर की मदद से आप यह पता लगा सकते हो कि एक सिस्टम ने हीट ली या एक सिस्टम ने हीट दी। क्या यह बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ये एनर्जी है तो एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या होता है? इट फ्लो फ्रॉम
हायर कॉन्सेंट्रेशन, इट फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी आपकी जो हीट है वो हायर से लोअर की तरफ बढ़ती है। कैसे? बहुत इजी सा एग्जांपल मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपका सिस्टम और ये आपका सराउंडिंग। सेकेंड केस में अगेन ये आपका सिस्टम और ये आपका सराउंडिंग। ठीक है, तो आपके पास में 2 केसेस हैं, दोनों केसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग आपके पास में। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, चलो तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर सिस्टम का टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, यहां पर आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा दैट व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग। क्या मेरी बात ठीक से समझ में आ रही है? आई रिपीट वंस अगेन, जब आपके सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, आई रिपीट वंस अगेन, जब आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, हीट अपने आप फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो समझे हीट और टेम्परेचर में फर्क। टेम्परेचर आपको बताता है कि कितनी गर्मी या कितना टेम्परेचर या कितना ज्यादा वहां पर हीट है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया तो हीट अपने आप फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। हीट कैसे फ्लो करेगी? हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हीट है ये सराउंडिंग से सिस्टम की ओर जाना शुरू कर देगी। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां पर हीट क्या करेगी? सिस्टम से नहीं, सराउंडिंग से सिस्टम की ओर जाना चालू कर देगी, क्योंकि यहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और हम लोग सब जानते हैं हीट हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। और यहां पर क्या होगा, यहां पर हीट सराउंडिंग की तरफ जाना चालू कर देगी फ्रॉम सिस्टम। तो यहां पर हीट कैसे फ्लो करेगा? यहां पर हीट फ्लो करेगा फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। क्या है बात समझ में आ रही? यहां पर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो यहां पर सवाल आएगा, सर ये हीट कब तक यहां पर ट्रेवल करेगी? यहां पर हीट कब तक ट्रेवल करेगी? तो गाइस यहां पर हीट तब तक ट्रेवल करेगी जब तक दोनों टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। मैं 2 मिनट यूनिट मिटा दूंगा, मैं वापस आपको यूनिट लिखवा दूंगा, लेकिन यहां पर मैं एक पॉइंट और लिखवा देता हूं। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, ये डायग्राम, एंड दिस इज पॉइंट 4। हीट विल फ्लो, हीट कब तक फ्लो करेगी? हीट विल फ्लो अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम या अंटिल बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग achieves equilibrium in terms of temperature। यानी कि दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम ना हो जाए, मतलब अगर ये हीट यहां ज्यादा है यहां कम है तो ये अपनी हीट इसको देगा, तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब दोनों ही 100 डिग्री के हो गए, दोनों 100 डिग्री के हो गए, तो बस हीट का फ्लो रुक जाएगा। यहां पर भी अगर दोनों 100 डिग्री के हो गए तो हीट का फ्लो रुक जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब तक दोनों में टेम्परेचर बराबर ना हो जाए हीट फ्लो करती रहेगी। और हीट कैसे फ्लो करेगी? व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, और हायर से लोअर की तरफ जाएगी। क्या हीट के बारे में इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी चीज क्लियर हो गई? जल्दी से इसका प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो, समझ लो। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। होली गले रघुवीर और मेरा प्यारा प्यारा चूजा,
एक मुझे बात का जवाब तो दो, हीट फ्लो हो रही है तो यह सिस्टम की बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? मतलब टेम्परेचर आई मीन हीट सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम फ्लो कर रहा है, तो ये जो सिस्टम की बाउंड्री है ये कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी थर्मली कंडक्टिव। क्या होनी चाहिए? जो तुम्हारी बाउंड्रीज है शुड बी थर्मली कंडक्टिव। और मेरा प्यार प्यार चूजो, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? मतलब अगर मान लो तुमने यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, तो फिर हीट थोड़ी ट्रांसफर होगी, फिर तो अंदर का टेम्परेचर अंदर और बाहर का टेम्परेचर बाहर। सुना है शट? तो फिर यहां पर टेम्परेचर जो है अंदर का अंदर मेंटेन्ड रहेगा, बाहर का बाहर मेंटेन्ड रहेगा। मतलब अगर आपने यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया तो अंदर जो 100 डिग्री की चाय पड़ी है या 100 डिग्री का पानी है या 100 डिग्री की गैस है, वो अंदर 100 डिग्री रहेगा, बाहर 25 डिग्री रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम हीट को मूव करने नहीं देता। तो यहां पर आपको ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा बस जिसकी बाउंड्रीज कैसी हो, थर्मली कंडक्टिव, मतलब वो हीट का आदान प्रदान होने दे। ठीक है, हीट के बारे में इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत सुपर, बहुत शानदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चे मूव कर रहे हैं। इस हिसाब से हम लोग जेई को घर बुला के दाल बाफले की पार्टी दे सकते हैं। और जेई तो मेरे घर आ और जा चाय और पानी पी के जा। क्या आप लोगों दाल बाफले कभी खाए हैं? लोग नशे के लिए दारू पीते हैं ताकि उनको नींद आ जाए, मैं नशे के लिए दाल बाटी खाता हूं ताकि मैं सो जाऊं देवानंद। अच्छा, ठूस लो दाल बाटी खूब, यहां तक खा लो, फिर सो जाओ मस्त। वाह वाह, पानी आ गया। चलिए, 6 पॉइंट। इफ Q इज ग्रेटर देन 0, अगर हीट Q क्या बताया मैंने आपको? हीट। अगर हीट यानी Q 0 से ज्यादा है तो इसका मैं मतलब क्या निकालूंगा? मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास में एक सिस्टम है, उसके पास में अभी कोई हीट नहीं है, 0 है। अब उसने हीट उसकी जो है वो 0 से बढ़ने लगी, मतलब सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब करी। तो इस बात का ध्यान रखना, इफ Q इज ग्रेटर देन 0, इट मींस, व्हाट डज इट मींस? दैट हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम के द्वारा हीट अब्सॉर्ब करी गई। उसके मुकाबले इफ हीट यानी Q इज स्मॉलर देन 0, मतलब नो डाउट अब यहां पर हीट माइनस में दिखने लगी है आपको। आपने पहले देखा कि आपके सिस्टम की हीट में मान के चल रहा हूं एक वैल्यू 0, न्यूट्रल 0। अगर मेरे पास में हीट अभी नहीं है, मैं 0 हूं, मेरे पास में टेम्परेचर अभी कम है, और अचानक से मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगा, यानी मैंने हीट अब्सॉर्ब करना चालू करी होगी। तो मैंने हीट अब्सॉर्ब करी, लेकिन अब मेरी Q की वैल्यू 0 से कम होने लगी, यानी माइनस में जाने लगी। तो हीट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब जा रही होगी। भाई, जब भी नेगेटिव साइन आता है वो कब आता है? व्हेन देयर इज अ लॉस। तो यहां पर नो डाउट जब Q की वैल्यू 0 से कम होगी, व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम के द्वारा हीट को रिलीज करवा दिया गया, हीट को छोड़ दिया गया। तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। तो यहां पर साइन कन्वेंशन क्या आएगा? यहां पर अपन लिख लेते हैं, साइन कन्वेंशन यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और यहां पर साइन कन्वेंशन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो व्हेन देयर इज अ हीट, व्हेन देयर हीट इज अब्सॉर्ब्ड, इट इज शोन बाय पॉजिटिव, एंड व्हेन देयर इज हीट इज रिलीज्ड, इट इज शोन बाय नेगेटिव। ठीक है, नोट करो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए एक लास्ट बात मैं आप लोगों को और जल्दी से बता देता हूं।
यूनिट। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ मत दीजिए क्योंकि तुम हो हापुस आम। चलो, अगर आपके पास में 1 कैलोरी, कैलोरी क्या है? यूनिट है। तो हीट की यूनिट 1 कैलोरी हो, और अगर आप चाहें तो उसको जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो 1 कैलोरी इज ऑलवेज इक्वल टू 4.182 जूल्स। इस बात को याद रख लेना। अगर आपको 2 कैलोरी है तो इतने में 2 मल्टीप्लाई कर दो, जूल्स में आ जाएगी वैल्यू। अगर जूल्स में है तो आप उसको कैलोरी में भी ला सकते हो डिवाइड करके 1 से। तो ये आपके पास में साइन कन्वेंशन हो जाएगा। तो गाइज ये हो गई आपके पूरे हीट की बात। दिस इज कंप्लीट डिस्कशन अबाउट हीट। इतना नोट कर लो, फिर इसको रब करके आगे चलते और अब पढ़ते हैं। हाय हाय हाय, वर्क डन। ठीक, तो हीट समझ में आ गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चकाचक आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पे मेरे रहता ताज। चलो, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क। गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, वर्क क्या है। तो जिस तरीके से अपने पढ़ा था हीट के बारे में, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट अपने आप में एक प्रकार की एनर्जी है। मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना, मैं फिर से बताता हूं, हीट एक प्रकार का एनर्जी का टाइप है। लेकिन अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज वर्क, तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यानी ये एक प्रकार का ऐसा टाइप है जिसकी मदद से आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैं हूं, ये आपका सिस्टम है, आप इस बोर्ड को सिस्टम मानो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सिस्टम को धकेल रहा हूं। पूरा जोर लगा के मैंने इसको धकेला। जब मैंने इसको धकेला तो शायद आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है, बट ये बोर्ड अंदर की तरफ पिचक रहा है। अगर मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा तो ये बोर्ड टूट के गिर जाएगा और मैं कल से वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। बट मैं आपको बता रहा हूं, तो ये मैं जोर लगा रहा हूं तो बोर्ड अंदर दब रहा है। दैट मीन्स आई एम डूइंग वर्क ऑन दिस बोर्ड। मेरे द्वारा इस बोर्ड के ऊपर वर्क किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह बोर्ड अंदर की ओर दब रहा है। तो अब यह बोर्ड अंदर की ओर दबा कैसे? मैंने इसके ऊपर जोर लगाया, मैंने इसको धक्का दिया, मतलब मैंने अपनी एनर्जी इस बोर्ड में ट्रांसफर कर दी। मैंने अपनी एनर्जी इस बोर्ड में ट्रांसफर कर दी। अब मैं ऐसा खड़ा हुआ हूं, ठंडी ठंडी हवाएं ले रहा हूं, नजारे देख रहा हूं। मेरा दोस्त आया पीछे से, भागता भागता उसने मेरे को धक्का दे दिया और मैं नजारे देखते देखते नीचे गिर गया। वो आया, उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया। मतलब उसने उसकी एनर्जी मेरे में ट्रांसफर कर दी, क्योंकि मैं तो खड़ा हुआ था, मेरे अंदर तो कोई एनर्जी नहीं थी, मैं तो पोटेंशियल फॉर्म में खड़ा हुआ था। उसने धक्का दिया तो मेरे में काइनेटिक एनर्जी आ गई और मैं गिर गया। तो दैट इज दिस इज वर्क डन। इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन, यानी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो वर्क क्या है? एक प्रकार का क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या ये बात समझ में आ गई? इट मे बी डन या इट मे बी बाय द सिस्टम। ये कैसे किया जा सकता है? इट मे बी बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा। सिस्टम के द्वारा यानी ऐसा भी हो सकता है कि मैं खड़ा हूं और मेरे को बोर्ड पीछे से धक्का मार दे। मेरे को अगर बोर्ड मुझे धक्का मारेगा तो बोर्ड को अपन ने सिस्टम माना था, पहले मैं सिस्टम को दबा रहा था, मतलब मैं सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा था। लेकिन अब सिस्टम मुझे धक्का दे रहा है, अब सिस्टम मुझे धकेल रहा है। तो अब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, सिस्टम मुझे धक्का दे रहा है। तो या तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम और मे बी ऑन द सिस्टम। या तो मैं सिस्टम के ऊपर काम करूंगा या सिस्टम मेरे ऊपर काम करेगा। यानी कि
थर्मोडायनेमिक्स में ये तुम्हारा सराउंडिंग है और ये तुम्हारा सिस्टम है, तो या तो सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, या तो सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, या तो सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा। तो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? हमारा सिस्टम। तो जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा तो हम बोलेंगे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लेकिन जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा तो हम बोलेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम। दोनों केसेस में हम लोग सिस्टम को ही मान के चलेंगे। जब सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम के ऊपर तो हम बोलेंगे सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, जब सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। तो यह बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए कुछ और बेसिक बातें मैं आपको बताता हूं जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, में पढ़ोगे आप लोग। पहला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको आप लोग फोर्स लगा के धक्का दे रहे हो और ये इतनी पोजीशन आगे खिसक के आ गया। अब ये यहां आ गया, इसने कितना पोजीशन मूव करा? dx। तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी इतनी पोजीशन आगे खसका, तो इसको बोलेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक आपका ये फॉर्मूला होता है, कुछ कुछ बुक्स में डिस्प्लेसमेंट को dx से लिखा हुआ होता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक फॉर्मूला आप ये पढ़ते हो। एक फॉर्मूला और आता है ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटी आप पर कितना वर्क कर रही है, ग्रेविटी आपको कितनी जोर से खींच रही है, तो दैट इज वर्क इज इक्वल टू mgh, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, h इज द हाइट एंड m इज द मास। उसके अलावा एक और वर्क डन किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। वर्क डन कौन सा? इलेक्ट्रिकल वाला। ये कौन सा था? ग्रेविटेशनल वाला। तो ये होता है Q इंटू वी। Q होता है चार्ज एंड V होता है पोटेंशियल। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो ये भांति भांति के आपके पास में वर्क डन के फॉर्मूले हो सकते हैं। मैं ऐसा वर्क कर रहा हूं तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी खींच रही है, हईश 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 हईश, तो mgh। करंट वाला अगर काम कर रहा है तो Q इंटू वी। इतने टाइप के वर्क के फॉर्मूले होते हैं एंड हमें इनमें से किसी से कोई लेना देना नहीं है। इन थर्मोडायनेमिक्स वी हैव टू डू नथिंग विथ, हमें इनके साथ में कोई लेना देना नहीं है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। हम यहां पर सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैस। किसकी बात करेंगे? हम यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम होगा उसको मानेंगे गैस और देखेंगे कि गैस कितना मैकेनिकल वर्क कर रही है, मैकेनिकली फिजिकली कितना वर्क डन कर रही है, या उसके ऊपर सराउंडिंग कितना वर्क डन कर रहा है। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको सिखाया। थोड़ा सा इस फॉर्मूले का आगे यूज हो सकता है इस वाले का, लेकिन बाकी का कोई यहां पर यूज नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारी सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स, हमारी जो जेई नीट की जो बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी में ये नहीं है लेकिन हायर लेवल की बुक्स में आपको ये चीज मिलेगी। जब आप वर्क पढ़ोगे, किसी भी बुक को उठाओ, अगर आप सिंगेज की बुक उठाते हो तो आपको ये चीज मिलेगी। और अगर ये चीज मिल रही है मतलब ये चीज पढ़नी है। इसलिए आप देखना, जो भी अच्छे बुक को फॉलो करने वाले लोग होंगे कहीं ना कहीं आपसे इस बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी में भी छोटी मोटी बात करी हुई है, पर मुझे एनसीईआरटी की भाषा और उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में नहीं आया। उन्होंने वर्क और हीट को एप्लीकेशन में सिखाया है, हमने पहले पढ़ लिया, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे? यहां पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन बाय अ गैसियस सिस्टम। एक गैसियस सिस्टम के द्वारा कितना मैकेनिकल वर्क डन किया जा रहा है। एंड गाइस इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, दैट इज वर्क डन
मैकेनिकल वर्क डन जिस पर हम लोग बात करेंगे इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा है, इसके बारे में और बात करते हैं, डिराइव करके ही बता देता हूं, पर पहले जरा इतना देख लो, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, ये सब मिटा देते हैं, इतना आई थिंक स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आपने, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, टो टो टो, मुझे जादू की जरूरत है, मुझे जादू सिखाएगा, मुझे आपसे नहीं रहेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, अपन इसके बारे में वर्क करते हैं। सबसे पहली बात देखो, ये माइनस छोड़ दो, पहले देखो पी एक्सटर्नल क्या है। व्हाट इज पी एक्सटर्नल? दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि आपके सिस्टम के ऊपर जो सराउंडिंग के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है, आपके सिस्टम के ऊपर जो सराउंडिंग के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है वो पी एक्सटर्नल, एंड डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम, इज चेंज इन वॉल्यूम। अब यहां पर इस फॉर्मूले के बेसिस पर अगेन मेरे पास में दो चीजें आ रही है, पहला वर्क डन बाय द सिस्टम एंड दूसरा वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या आप रेडी हैं दोनों चीज पढ़ने के लिए? क्या आप दोनों चीज पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से रेडी हैं? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट पहले बिफोर दैट अच्छे तरीके से इतना समझ लिया, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। चलिए ऑन से शुरू करते हैं। मान लो आपके पास में एक इस प्रकार का एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन, पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, मतलब इस पिस्टन को कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से, बस इसको यह है कि अगर बाहर से लगने वाला पी एक्सटर्नल, ये पी एक्सटर्नल है जो बाहर से सराउंडिंग लगा रहा है, अंदर आपने गैस भर रखी है, अंदर क्या है आपकी गैस है, और गैस आपका क्या बन गया यहां पर सिस्टम। तो आप देखो अंदर से भी गैस एक प्रेशर लगाएगी, गैस अंदर से प्रेशर लगाएगी पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचने के लिए, और बाहर से सिस्टम के ऊपर एक प्रेशर लगेगा सराउंडिंग का। लेकिन यहां वाले केस में क्या होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा उस प्रेशर के जो गैस लगा रही है। क्या आप मेरी बात समझ गए? भाई गैस का प्रेशर भी होता है, तो अंदर से गैस कोशिश करेगी पिस्टन को ऊपर धकेलने के लिए, और ऊपर से सराउंडिंग बोलेगा गैस को दबाने के लिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, गैस के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर कमजोर पड़ने लगा एक्सटर्नल प्रेशर के मुकाबले। तो अब नो डाउट पिस्टन क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब पिस्टन जो है, मैं थोड़ा सा लाल रंग से बना देता हूं कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। तो ये गैस इतनी कंप्रेस हो गई, यहां पर क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। तो यहां पर गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस, क्या हो जाएगा, कंप्रेशन ऑफ गैस। पहले इतना पॉइंट देख लो, बोलो कोई दिक्कत? जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा गैस के प्रेशर से तो पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, और कितना नीचे चला गया, मैंने माना dx, डिस्प्लेसमेंट अभी अपन ने सीखा था ना, फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस हुआ। वर्क डन की बात करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने दबाया तो वो इतना नीचे चला गया, नीचे जाने की वजह से यहां पर क्या हो गया, गैस कंप्रेस हो गई। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो डेल्टा वी का फॉर्मूला है चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तभी डेल्टा वी निकलेगा। क्योंकि गैस कंप्रेस हुई है, क्योंकि गैस कंप्रेस हुई है, गैस का इनिशियल वॉल्यूम गैस के फाइनल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। मतलब मान के चलो अगर यहां पर शुरुआत में गैस
100 लीटर थी, तो अब कंप्रेस होने के बाद ये शायद 80 लीटर ही रह गई है। तो 80 माइनस 100 माइनस 20, मतलब यहां वाले केस में आपका डेल्टा वी आपको हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू यू? अरे बोलो, कोई परेशानी है क्या? बिल्कुल नहीं। जब गैस कंप्रेस हुई तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम हो गया। तो जब इस फॉर्मूले में आप डेल्टा वी निकालने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिखेगी? वैल्यू नेगेटिव। तो अब आप यहां पर इस नेगेटिव वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखो। तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय माइनस डेल्टा वी, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? ओवरऑल पॉजिटिव, प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यानी फॉर्मूला क्या दिखेगा? प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी W विल बिकम पॉजिटिव। और गाइस, जब भी कोई चीज पॉजिटिव होती है, आप समझना बहुत इजी है, थर्मोडायनेमिक्स में साइन समझना बहुत इजी है। पॉजिटिव मतलब क्या? अच्छा, मान लो मैं आपको 10 रुपए दे दूं, आपके पास में शुरुआत में आप घर से 100 रुपए लेकर चले थे, आप मुझे रास्ते में मिले, अरे मैंने कहा मेरा बेटा, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे गुलजारी लाल कहां जा रहा है? आपने कहा मैं झंडे खरीदने जा रहा हूं। मेरे बोला 50 रुपए तुम मेरे से भी ले जा और बहुत सारे झंडे ले आ। तो अब तुम्हारे पास में कितने रुपए हो गए? 50 मैंने दे दिए, तुम घर से लेकर आए थे 100, तो यहां पर प्लस साइन लगेगा क्योंकि तुम्हारे पास में, तुम्हारे बैलेंस में 100 रुपए 50 रुपए बढ़ गए, तो इसलिए प्लस साइन लगाया। अब यहां पर प्लस साइन का क्या मतलब है? वर्क डन पॉजिटिव, मतलब वर्क बढ़ गया। वर्क बढ़ गया मतलब वर्क कैसे बढ़ेगा? अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरी तो एनर्जी का लॉस होगा, मैं ऐसा दौड़ूंगा तो मैं थक जाऊंगा। मतलब अगर मैं वर्क कर रहा हूं, ये दौड़ना क्या है? ये वर्क है। तो मैं वर्क कर रहा हूं, मैं थक गया, क्यों? एनर्जी का लॉस हो गया। तो अगर मैं वर्क करूंगा तो नेगेटिव होगा क्योंकि मेरे से एनर्जी जाएगी, लेकिन मुझे एनर्जी कैसे मिलेगी? मैं ग्लूकोज पी लूं, मुझे कोई करंट लगा दे तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब अगर कोई मेरे ऊपर काम करेगा, अगर वर्क डन मेरे ऊपर होगा, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो ये आएगी चीज पॉजिटिव। इसीलिए इसको कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो गाइस, वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहां पर गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। तो पहले इस बात को नोट कर लीजिए दैट व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन आपको हमेशा क्या दिखेगा? पॉजिटिव। क्या यह बात समझ में आ गई? प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर यह चीज क्लियर हो गई हो तो बाय द सिस्टम आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। पहले इसका जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब अपन यहां पर देखते हैं व्हेन वर्क इज डन, सेकंड देखते हैं बाय द सिस्टम। मतलब अब क्या होगा? अब यह होगा कि जो तुम्हारी गैस है, इसके द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल के। मतलब अब नीचे से गैस इतना जोरदार प्रेशर लगा रही है कि तुम्हारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम पड़ रहा है। तो पिस्टन अब कहां चला जाएगा? पिस्टन अब ऊपर चला जाएगा, dx। अब पिस्टन पीछे की तरफ चला गया, पिस्टन ऊपर की ओर चला गया। अब अगर पिस्टन ऊपर की ओर चला गया तो क्या गैस कंप्रेस हुई? नहीं, गैस फैल गई, गैस एक्सपैंड कर गई। और जब गैस एक्सपैंड करेगी तो गैस फैलेगी, और जब गैस फैलेगी तो ये पिस्टन अपने आप ऊपर जाएगा, dx पोजीशन से ही ऊपर चला गया, तो गैस क्या हो गई? एक्सपैंड हो गई। तो अब आप खुद बताओ, यहां पर गैस का फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से नो डाउट ज्यादा होगा। भाई फाइनल वॉल्यूम में तो तुमको ये एडिशनल dx का भी एडवांटेज मिल रहा है। ये dx जितना भी तुमको वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल रहा है, पहले तो कम था, तो यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब अगर तुम माइनस पी एक्सटर्नल में पॉजिटिव डेल्टा वी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विल रिमेन माइनस। तो यहां पर डेल्टा W
आई मीन सॉरी, वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। और जब वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है मतलब वर्क डन किया गया, तभी वर्क नेगेटिव हो गया। जैसे मेरे पास में एनर्जी थी, वर्क डन करके मैंने एनर्जी का लॉस कर दिया तो कम हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये चीज नेगेटिव कब होगी, जब आप उसका खर्चा करोगे, जब आप उसको एक्सपेंस करोगे, जब आप उसको व्यय कर दोगे, आप उसको बहा दोगे, जब आप उसका कंजप्शन कर लोगे, तो वो चीज कम हो जाएगी। और कम को आप हमेशा नेगेटिव से डिनोट करते हो। जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब 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 वर्क डन सिस्टम के द्वारा बाय द किया जाएगा, W की वैल्यू नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव। और जब सिस्टम पर किया जाएगा तो पॉजिटिव, फायदा है। ठीक है, ले भैया इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको यहां पर यूनिट लिखवा देता हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले, जल्दी फुर्ती में। चलिए यूनिट लिख लीजिए भाई। वर्क डन भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो जूल, एंड गाइस 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, एंड 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस ये इसकी यूनिट है, प्लीज इसकी यूनिट को ध्यान से लिख लो। वर्क की यूनिट काम में आती है, इसलिए अपन इसको ध्यान से लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट एक और याद कर लो, 10 to the power 7 अर्थ, 10 to the power 7 ERGS। तो ये इस वर्क की इतनी सारी यूनिट है, पढ़ लो, लिख के रखो भैया, काम में आती है। भूले बिसरे कभी न्यूमेरिकल करने बैठे और आ गई तो काम में आएगी। हाँ चलो मिटाएं। जानी, हमने तुम्हारी मिसाइल का फ्यूज निकाल लिया है। चलो, जब तक 15 अगस्त को तिरंगा पिक्चर नहीं आया मजा ही नहीं आता, लगता ही नहीं कि तिरंगा मतलब 15 अगस्त या 26 जनवरी है। चलो, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। लेट्स डिराइव दिस फॉर्मूला। मैं आप लोगों को इस फॉर्मूले को अब डिराइव करना सिखाऊंगा। तो गाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि ये कैसे आया, पूरी चीजें इसमें यूज होगी। तो चलो इमेजिन करो अपने पास में एक सिस्टम है ये, और इस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने एक फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन लगा दिया। आप लोग सब जानते हो पिस्टन क्या करेगा, इतना खतरनाक पैकिंग करेगा कि यहां से कोई गैस बाहर नहीं जाए। और ये पिस्टन पूरी तरीके से वेटलेस, यानी इस पिस्टन का कोई वेट नहीं, नेग्लिजिबल वेट है। और इस पिस्टन का अपना खुद का कोई प्रेशर नहीं है। इस पिस्टन को जहां से ज्यादा प्रेशर लगेगा, अगर ऊपर से प्रेशर लगेगा तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे से लगेगा तो ये ऊपर चले जाएगा। इसका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अंदर हमने क्या भर दी, गैस। क्या भर दी, गैस। गैस क्या हो गई आपकी, सिस्टम। क्या हो गई आपकी, सिस्टम। हम लोग सब जानते हैं गैस क्या लगाती है, नीचे से ऊपर की ओर एक प्रेशर, जिसको बोलते हैं प्रेशर अप्लाइड बाय गैस। और ऊपर से क्या लगता है, एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो दुनिया में हर जगह लगता है। तो अब हम इमेजिन करते हैं, लेट इमेजिन दैट गैस एक्सपैंड्स। हम लोग यहां पर क्या इमेजिन कर रहे हैं, लेट्स इमेजिन, लेट्स से दैट द गैस इज एक्सपेंडिंग। गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। लेट्स से दैट गैस इज एक्सपेंडिंग। अब जब गैस एक्सपैंड होगी तो ये कंडीशन कब बनेगी, ये कंडीशन तब बनेगी जब प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ज्यादा होगा P एक्सटर्नल से। तो अब गैस एक्सपैंड हुई, तो लेट्स से गैस एक्सपैंड होकर यहां से ये एक्सपैंड होके ऊपर गई, और अब ये एक्सपैंड होके यहां पहुंच गई, ये यहां पहुंच गई। समझ गए, मैंने डायग्राम में चेंज कर दिया। तो ये पहले इतना था,
अब ये इतना मूव कर गई, तो लेट से ये कितना एक्सपैंड कर गई, ये लेट से डीएल पोजीशन पे एक्सपैंड कर गई। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो गैस जब एक्सपैंड हुई तो इनिशियली ये पिस्टन यहां पर मौजूद था, इनिशियली ये पिस्टन यहां पर मौजूद था, अब ये पिस्टन यहां आ चुका है, ठीक है, इतना एक्सपैंड हो गया। अच्छा, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का एरिया अपन मान लेते हैं ए, क्रॉस सेक्शन एरिया इस पिस्टन का कितना है, ए। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई, क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई तो ये इतना गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये जो है दिस इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम। जब गैस एक्सपैंड होगी तो पहले इतनी गैस थी, अब इतनी गैस और बढ़ गई, तो जब गैस एक्सपैंड होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं दैट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन वॉल्यूम। अब आप चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे? किसी भी चीज के वॉल्यूम को निकालने का तरीका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ इज कॉल्ड एज एरिया। तो एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। नाउ व्हाट इज एरिया? हम लोग जानते हैं ये पिस्टन का एरिया ए है, मतलब गैस का एरिया भी ए होगा क्योंकि पिस्टन ने पूरी तरीके से चेंबर को कवर कर रखा है। और हाइट, हाइट कितना बड़ी, डीएल। तो हम लोग बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो हमें बस ये देखना है कि ये एरिया तो सेम रहेगा लेकिन कितना इंक्रीज हुआ, तो मैं कहूंगा डीएल से इंक्रीज हुआ, तो दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। इक्वेशन नंबर 1। क्या ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया? पहले इतना देखो, गौर से देखो, कोई जल्दी नहीं आगे बढ़ने की। क्या इतना समझ में आया, फील आया, कंसेप्ट समझ में आया कि तुम्हारे पास में एक सिलेंड्रिकल चेंबर है, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट का ए है, मतलब गैस का एरिया भी ए ही होगा क्योंकि वो उतना ही चेंबर होगा। लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई ये एरिया बताती है। तो अगर तुम्हारे पास में एरिया है तो तुमको गैस का एरिया मिल चुका है लेंथ इनटू ब्रेथ। और हाइट, तो ये यहां से यहां तक की हाइट है, तो ये आपको पूरे गैस का वॉल्यूम बताएगी, लेकिन हमें तो ये जानना है कि कितना वॉल्यूम बढ़ा, हाउ मच वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। तो डीएल यानी इतनी हाइट बढ़ी, एक्सपांड करने के बाद इतनी हाइट बढ़ी, तो मैंने डीएल लगा दिया वहां पर, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। नाउ हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो लेट्स रीअरेंज दिस फॉर्मूला। तो फोर्स कैन बिकम इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब यहां पर प्रेशर कौन सा लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, तो P एक्सटर्नल इंटू एरिया, तो फोर्स बिकम इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू एरिया। भाई ये बात भी क्लियर है, ठीक है, हम लोग सब जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक किसी भी तरीके का कोई दिक्कत, ठीक है। हमको एक फॉर्मूला और पता है, that work done is equal to force into distance. Now what is force? From equation number 2 we can say that work is equal to force which is P external into area. ये क्या हो गया आपका force, and what is distance? एरिया जो बढ़ा, I mean जो लेंथ बढ़ी यानी कि dl। इतनी हाइट से तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ा ना, तो डीएल, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डीएल। अब आप यहां पर खुद ही देख सकते हो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इंटू डीएल इज डेल्टा वी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, हेंस प्रूफ्ड। अब यहां पर आप खुद ही जान लीजिए, यहां पर आप खुद ही क्या जान लीजिए कि यहां पर वर्क यहां पर आपकी गैस एक्सपांड हो रही है, यहां पर आपकी गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। एक्सपांड होने का मतलब है दैट वर्क इज डन
बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब आपका सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये गैस इस पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल रही है। मतलब आप इमेजिन करो कि अगर आप यहां पर बैठे हुए हो, तो पहले आप यहां पर थे, आपको नीचे से गैस ने ऐसा धकेला कि आप यहां से यहां पहुंच गए, तो आपकी बॉडी के ऊपर गैस के द्वारा वर्क किया गया, जिससे आप डीएल हाइट पर ऊपर चले गए। तो आपकी बॉडी के ऊपर गैस ने वर्क किया, तभी तो आप ऊपर पहुंचे। तो आपके ऊपर किसने वर्क किया? गैस ने, यानी गैस हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, इसलिए वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और हम लोग सब जानते हैं कि इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन क्या बताता है, जब बाय द सिस्टम होता है तो आप हमेशा क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन। तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V विल बिकम इक्वल टू माइनस, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। लेकिन अगर वहीं पर, यह फॉर्मूला किसके लिए है? व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। लेकिन अगर मान लो ये प्लस होता, अगर आपको ऐसा फॉर्मूला मिलता P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो आप यहां पर क्या बोलते हैं? दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दैट्स इट। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आपको माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V या P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V का फॉर्मूला मिलता है इस डेरिवेशन से। वैसे डेरिवेशन आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है। 11th में तो क्लास लेवल पर, तुम्हारे स्कूल लेवल पर तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पूछ ले या इतना कुछ कर दे। लेकिन अपना जो जेई और नीट है, वहां पर क्या होता है कि इन सेंट्रल फॉर्मूले पर से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। आप ये पढ़ के गए, क्वेश्चन इस पर आ गया, आपको क्या दे दिया? आपको एरिया दे दिया, आपको डीएल का वैल्यू दे दिया, और आपको एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया। अब आप वहां सोचते बैठोगे कि सर ने तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी बताया था, लेकिन यहां तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो यहां पर आपको वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डेल्टा V, यानी चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी आपको यहां पर मजा आएगा। ठीक है, कोई परेशानी? ठीक है, तो गाइज यहां पर वर्क का और हीट का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। लेकिन गाइज एज आई टोल्ड यू, वर्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वर्क के ऊपर अभी आपको कुछ और बेसिक बातें बताना है, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना है, जो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाए और आप बोर हो जाओ, तो इसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जितना पढ़ाया है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो अपने नोटबुक्स में। ये पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से आपके पास में डायग्राम एंड पूरे फॉर्मूले, जिस तरीके से मैं स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाता हूं, वैसे बादल बनाता हूं, वैसे आपके पास में होने चाहिए। और आप लोगों को पिछले वीडियो का सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आगे की चीज क्लियर होगी। तो आई होप आज आपको वर्क और हीट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मैं आप लोगों को अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं, जिससे आप किसी भी प्रकार का जेई, नीट और बोर्ड का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत मजा आने वाला है। अगले वीडियो में उसके आगे की बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।